हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ओके, वेल डन। कोनिचिवा कुरेबा सुनसा। क्या मतलब, ये क्या बोल दिया मैंने? अरे कुछ नहीं है, जापानीज में मैं बस अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी आपको। आपकी सोनल मैम आ गई आपको चैप्टर पढ़ाने के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोगों की डिमांड पे ये केमिस्ट्री का मैं फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरे फोकस के साथ। हाथ में कॉपी पेन सब लेके रखना, साइड में आप बॉटल, पानी, जो भी आपको रखना हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ अपने पास रखना, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। और आज ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बोर्ड में अपने 100% मार्क्स लेके आने वाले हैं, ठीक है? तो कैसा है ये देखिए जरा, आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपने देखा होगा कि हमारी जो रियल लाइफ है उसमें काफी सारी रिएक्शंस हैं जो अपनी हमारी लाइफ से रिलेटेड है, राइट? जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, बट आपको पता नहीं कि वो आपके अंदर ही हो रही है ना? कुछ रिएक्शंस जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम में ही हो रही हैं आपके, जैसे आपने देखा होगा घर में दूध रखा है, फट जा रहा है, तो वहां भी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन, है ना? इसके अलावा आपने देखा होगा कि दो टाइप की रिएक्शंस, बेसिकली टू टाइप के चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। तो केमिकल चेंजेस और सेकंड क्या होता है? फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होगा जिसमें चेंज हो रहा होगा, उसके कलर में चेंज हो रहा होगा, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा होगा। और फिजिकल चेंजेस तो आप देखते ही हो, जैसे पानी पिघल गया, आइस क्यूब्स क्या हुआ? पिघल गए, मेल्ट हो गए। तो आइस क्यूब की मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होगा? फिजिकल चेंज। तो बेसिकली टू टाइप के चेंजेस हम देखेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिजिकल चेंजेस मतलब जिसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्टेट में चेंज होता है। इसके बाद में इसमें देख सकते हैं आप, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग में क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब वेपर में चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, वो भी किस में कन्वर्ट हो गई? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। क्या इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब जो वाटर का फॉर्मूला H2O था, जब वो सॉलिड था तब भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी सेम रहेगा। यहाँ केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि हम अगर देखें केमिकल चेंजेस को, तो केमिकल चेंजेस में आपको बताया कि पूरा का पूरा केमिकली कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा गर्मियों का टाइम है, दूध फट जा रहा है, सब्जियां सड़ जा रही हैं, फल सड़ जा रहे हैं, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस है? केमिकल चेंजेस। क्लियर है? केमिकल चेंजेस में पूरा का पूरा कंपाउंड का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है? डाइजेशन की प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है। उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में सिंपल फूड में टूट जाते हैं। मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल है फूड का, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में आप देखोगे दूसरी रिएक्शन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में, हमारे सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है? आगे हम देखते हैं जो मेन टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? ओके, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंज टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है? केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनता है, बेसिकली जो सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो इस प्रोसेस के थ्रू जिस रिजल्टेंट है जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन देखो आप, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं। तो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है? और जो प्रोडक्ट है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन के दौरान जो बनता है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट, ठीक है? तो जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। लाइक दूसरी रिएक्शन मैंने यहाँ पे दी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होंगे? रिएक्टेंट। ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन।
क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से एकदम फोकस है, ध्यान से एकदम ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, आपके जो भी रिस्पॉन्स हैं वो सारे आप कमेंट में मेरे को बताते जाना। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब हम मेनली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक केमिकल चेंजेस कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे चेंज इन कलर। मैंने बताया आपको कि जब भी केमिकल चेंज होगा या तो कलर में चेंज होगा या उसकी स्टेट में चेंज होगा, और साथ में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कलर में चेंज देखो कैसे होगा, जैसे ये कंपाउंड बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और NaCl। ये रिएक्शन आप चाहो तो यहाँ पे एक बार वापस से लिख भी सकते हो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Na2SO4, क्या बनेगा देखिए आप यहाँ पे। आगे मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताऊंगी, अभी इन शॉर्ट ये देख लो आप। आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। इसमें आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है। मतलब ये जो क्लोराइड आयन है ये सोडियम के पास पहुंच के क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा जो आयन है बैरियम के साथ में सल्फेट आयन, ये मिलके बनाएगा बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। जो प्रेसिपिटेट होते हैं मींस जो लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर जो बसते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इनका कोई ना कोई कलर होता है, कलर चेंजेस होते हैं। लाइक यहाँ पे जो बैरियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट, इसका कलर कुछ नहीं था, ये कलरलेस था। लेकिन इस रिएक्शन के बाद जैसे ही बैरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, इसका कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर में चेंज हुआ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कलर चेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी चेंज इन स्टेट। ये आपने देखा ही होगा कि रिएक्शंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन सारी स्टेट्स में क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अमोनिया यहाँ पे गैस है, HCl यहाँ पे क्या है, गैस है, और अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड बनता है। क्या बनता है, सॉलिड। तो गैसेस स्टेट से किसमें चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में। तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी क्या बता रही है, चेंज इन स्टेट। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अभी मैंने आपको बताया जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहां पे दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है, वहां पे रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि कलर में होता है। कलर चेंज होता है इसका, जैसे AgNO3 KCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AgCl, और यहाँ पे जो कंपाउंड है ये क्या है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी किसका कलर चेंज हुआ, सिल्वर का। पहले सिल्वर का कलर, सिल्वर कलर में कुछ कलर नहीं था, कलरलेस था यहाँ पे नाइट्रेट की फॉर्म में, और सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में ये व्हाइट कलर देता है। तो कलर में चेंज भी क्या हो गया, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बता रहा है कि जो प्रेसिपिटेट बनाया। इसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि गैस पहले किसी और स्टेज में थी, बाद में किसी दूसरी स्टेज में आ गई। लाइक यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड था, बाद में ये क्या बना ले रहा है, इसका सॉल्ट बना ले रहा है। मतलब पहले क्या था, ये एसिड और बेस की फॉर्म में था, और जब इसने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में ये किस फॉर्म में आ गया, सॉल्ट की फॉर्म में। मतलब उसका इवोल्यूशन हो गया, एसिड और बेस से क्या बन गया, वो सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाएंगे केमिकल इक्वेशन। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद में जो होगी, जो अब जब भी हम इसका फॉर्मूले के साथ में लिखेंगे या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। Symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation. अब chemical equation भी दो टाइप की होती है, unbalanced chemical equation and balanced chemical equation. ठीक है, unbalanced chemical equation for example जैसे आपने अभी रिएक्शन लिखी थी, क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन को हम क्या नहीं करते हैं, बैलेंस अगर नहीं करें, इसको हमने बैलेंस नहीं किया, लाइक यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, नंबर मैग्नीशियम का 1। बैलेंस करने का मतलब है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड में जितने भी एटम्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। नंबर सेम मींस जो इनके आगे जो नंबर लिखते हैं हम ना, ये कोफिशिएंट होता है, ये इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम एटम कितना है, 1, यहाँ मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1।
मतलब अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन को ही हम बोलते हैं स्क्लैटल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? स्क्लैटल इक्वेशन। रिएक्शन केमिकल नेम की फॉर्म में लिखी हुई है, तब ये तो रिएक्शन है। लेकिन अगर मैंने बोला इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, तो इक्वेशन का मतलब है हमने यहाँ मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखा Mg, इसके बाद में ऑक्सीजन गैस का क्या होगा O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया MgO। मतलब केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या फॉर्मूले के फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसको ही बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो जब ये बैलेंस नहीं है तब इसको बोलेंगे हम स्क्लैटल इक्वेशन। ये देखिए आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, an unbalanced chemical equation that represent a reaction using two formula of reactant and product without adhering law of conservation of mass. Do you know what is law of conservation of mass? आपको पता है लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा law of conservation of mass. Yes, mass cannot be created, cannot be destroyed. हाँ, ये इतना आपको आता है। बट अभी हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में इसका क्या यूज है? तो केमिकल रिएक्शन में सिंपल याद रखोगे, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें जो रिएक्टेंट का मास है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी एटम्स और कंपाउंड्स लिखे हैं उन दोनों का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो जब दोनों तरफ मास बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो जो स्कैटल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ बोथ साइड्स। मतलब रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, दोनों ही साइड में क्या होगा? जो नंबर्स है वो बराबर होंगे एटम के। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, यहाँ कार्बन कितना है? 1। इस तरफ हाइड्रोजन के कितना एटम है? 4। यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 था, अगर ये 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन का एटम देखो यहाँ पे, ये 4 हो गया, ऑक्सीजन का एटम कितना है? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 ये है और 2 ये है। मतलब ये रिएक्शन में क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट्स का नंबर है दोनों साइड में, वो कितना हो गया? इक्वल होगा, बराबर होगा। तब ये रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको प्रूफ करके भी दिखाया। देखिए आप एक बार, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट। अभी देखो अगर आपको ये मास निकालना यहाँ समझ नहीं आ रहा तो हम एक बार यहाँ देख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दिख रहा है पेन आपको अच्छा या नहीं? नहीं दिख रहा है तो येलो कलर ले लेते हैं, हम एक बार देखते हैं। अभी क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो देखो क्या इसका मास बराबर होगा? मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम है तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32। यहाँ कितना हो जाएगा? 32। और ये आप करोगे तो यहाँ पे देखो कितना होगा? 24 प्लस 16। इस तरफ मास कितना हो गया? 4 और 2 6 और ये हो गया 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 4, ये आपका टोटल हो गया 40। तो यहाँ मास कितना है? रिएक्टेंट की साइड में 56 है और यहाँ पे कितना है? 40 है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को क्या करते? बैलेंस। अब देखो फटाफट, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का यहाँ एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 आइटम है। तो इधर भी हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। अब देखो इसका मास क्या होगा, चेक करते एक बार इसका मास। देखो जब हमने मैग्नीशियम को यहाँ बैलेंस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24 48 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 2 सा 32। 48 और 32 टोटल कितना हो जाएगा? ये 80।
और यहाँ पे भी देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस पूरे में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 80। मतलब देखिए दोनों तरफ 80 80 इक्वल मास है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन। इट मींस बैलेंस इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जबकि जो स्केलेटल इक्वेशन थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर की फॉर्म में, मोस्टली इन सीबीएसई बोर्ड, एक्सप्लेन व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन एंड प्रूव इट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तब आपको ये चेक करना है, बाकी शॉर्ट में तो आपके पता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और ब्ला ब्ला करके देंगे वो। तो यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल रखे हैं, वहां पे मैं आपको बताती जाऊंगी, हाईलाइट करते जाइए, स्टार मार्क करते जाइए, बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होंगे, जनरली एनसीईआरटी के बेस पे अगर देखें तो केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स बताए हुए, राइट। फर्स्ट जो टाइप इसका है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 5 टाइप्स की होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड कौन सा है, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ जो है वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। तो 5 टाइप की रिएक्शन जनरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी डिटेल से एक एक करके, जैसे एनसीईआरटी में दिया है, विद एक्टिविटीज एंड विद क्वेश्चन आंसर। एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर के साथ करें। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप सब, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने मुंह को आंखों को धो के अच्छे से फुल एनर्जी के साथ बैठो पढ़ने के लिए ना, बोर नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। आगे देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ओके, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ओके गुड, सब सीख जाओगे आप आराम से, बस ध्यान से फोकस से पढ़ते जाओ। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन आपकी इसमें ही दी है, H2O के साथ कराया, मतलब एक कैल्शियम ऑक्साइड कोई A है और B हो गया यहाँ पे H2O। जब ये A ये B के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AB बन रहा है, मतलब A और B आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। उसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, वहां पे 2 पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स कंबाइन होके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद में देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो फर्स्ट एग्जांपल डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन 2 or more than 2 substances combine to form a new substance, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड की। इसके बाद में देखो ये एक रिएक्शन दी हुई है, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी की है, जिसमें मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं और इस रिबन को क्या करते हैं, टोंग की हेल्प से पकड़ लेते हैं। फर्स्ट रिबन को बर्न करने से पहले हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। क्यों क्लीन करना होता है, क्लीन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉर्मली वो पड़ा रहता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर रिएक्ट कर जाती है, अगर वो एनवायरमेंट में भी पड़ा है तो हवा क्या करेगी, उसको प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी, तो फिर वो बर्न होने में दिक्कत करेगा। इसलिए अच्छे से उसको पोंछ के साफ करके फिर हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब इसको बर्नर की हेल्प से बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बर्न करने का मतलब है मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। जब भी बर्निंग होगी या कंबशन होगा मींस उस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये देख रहे हो आप, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। तो इसका जो नेम है ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तब क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में ये होता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है ना ये आपको, ओके गुड। की ऑब्जर्वेशन देखो, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक जब ये बर्न होता है तो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ, मतलब एक चमकती हुई फ्लेम व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ये आपको दिख रहा है ना, एकदम फ्लैश कर रहा है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, तो ये डैजलिंग फ्लेम के साथ वार्म होता है।
इसके बाद में व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है और प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन ही आपके हैं जो बोर्ड में पूछे गए। क्लियर है आपको? तो ये रिएक्शन किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। बीच बीच में थोड़ा पानी वानी पीते रहा करो, बहुत जरूरी है। मेरे को भी याद दिला दिया करो, है ना। एनर्जी नहीं रहेगी तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा आपका, बोर हो जाओगे, नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ऐसा कुछ भी मत करना, सब पानी पीते रहना। ओके, हम स्टार्ट करेंगे आगे रिएक्शन। तो अभी हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बताया था कि जो दो कंपाउंड है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होकर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम का देखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा था। करेक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बन रहा था वो उसका कलर कैसा था, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में था। जब वो फ्लेम चलती है तो वो कैसी दिखती है, डार्जलिंग फ्लेम, चमकती हुई फ्लेम दिखती है एकदम। करेक्ट। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, मतलब बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। जब बॉन्ड जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगी, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी, मतलब ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। किस टाइप की, एक्सोथर्मिक। अब मैम ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मींस एग्जिट, जिसमें हीट एग्जिट होती है, हीट रिलीज होती है, इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, एंडो मींस क्या होता है, जिसमें हम एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखिए ये लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हीट क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है हीट। ठीक है ना, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये आप याद रखना। इसके बाद हम इसी तरह आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पाउडर फॉर्म्ड। यहाँ पे जो रिएक्शन में पाउडर बना वो क्या है, करेक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बाकी के क्वेश्चंस के आप आंसर नीचे दोगे मेरे को। व्हाई इज द मैग्नीशियम रिबन क्लीन? आपको बताया था मैंने, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके क्यों हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि जो एनवायरमेंट में बाहर की जो एयर होती है वो ऑक्साइड की लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग में प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर होती है ना, इसको रिमूव करके अच्छे से रब करके फिर इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं ताकि इजीली बर्न हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। किस टाइप की रिएक्शन है, आपको रिएक्शन दे देंगे लिख के। अब आपको पहचानना होगा कि बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देख लेना, जहां भी दो कंपाउंड्स कंबाइंड हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे और एक सिंगल कंपाउंड बन रहा होगा, मतलब कौन सी रिएक्शन है वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। करेक्ट। इसके बाद में आगे हम देखेंगे नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज, डिकम्पोज मीन्स क्या होता है, जनरल वर्ड में डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। ये जैसे टूट गया मतलब डिकम्पोज हो गया। ठीक है, आपने एक बबल्स लिया बड़ा सा, उसको फेंक दिया, टूट गया मतलब डिकम्पोज। डिकम्पोज होना या डिसोशिएट होना, ये दो वर्ड यूज किए जाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसका दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स में, सब्सटेंसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो कभी भी कोई बड़ा सा मॉलिक्यूलर जब दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, टूट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। एक्चुअली ये फेरस सल्फेट ही है, इसका फॉर्मूला है, ये ए का मतलब यहाँ एरो है, क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। और इस फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में कभी कभी कंपाउंड्स के कलर ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, साथ में ये H2O में ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ जो फॉर्मूला था ऑलरेडी उसमें क्या था, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। 7H2O गिव्स, क्या होगा, जो फेरस सल्फेट है और जो वाटर है दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, टूट गए, मतलब क्या हो गया इनका, डिकम्पोजिशन। अब फेरस सल्फेट को अगर हम फर्दर फिर से तोड़ेंगे, वापस से अगर हम इस फेरस सल्फेट का ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, याद रखना Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये लर्न कर लेना, ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी। Fe2O3 क्या बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड। पेंसिल से आप नीचे लोग जो भी आपकी रिएक्शन लिखी हुई है या आपकी जो एनसीईआरटी बुक है जहां भी पढ़ रहे हैं या नोट्स में,
नीचे जो भी नाम आपको नहीं आता है उसको नोट करते जाएगा। जैसे मैंने बोला फेरिक ऑक्साइड, तो आप नीचे उसका नाम लिख लीजिए फेरिक ऑक्साइड अगर आपको नहीं आता है। वैसे ये फॉर्मूले जो है वो आपको 9th क्लास में बनाने सिखाते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते कि ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, किस एटम के किस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्जेस होता है, तो इसके लिए आपके कहने पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। जितने भी बच्चे चाहते हैं ऐसा कि मैं अलग से केमिकल फॉर्मूले के लिए एक वीडियो बनाऊं, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, सेपरेट वीडियो 9th क्लास वाली जो होगी, जिसमें आपको केमिकल फॉर्मूले वगैरह बनाना सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें चैप्टर कंप्लीट करना है ये, और अगर आपको आते हैं तो आगे आपको समझ आएगा, नहीं आता है तो कुछ दिन बाद में वीडियो बनाऊंगी, जरूर डालूंगी, अगर आप लोगों के कमेंट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं। ओके, आगे देखो, अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड के साथ में क्या होगा, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा क्या होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा। फेरस सल्फेट को जब भी हम डिकम्पोज करेंगे हीट की प्रेजेंस में करेंगे। मैम ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल हीट का सिंबल है। किसका सिंबल है, हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में भी होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी होती है। मतलब इन तीनों तरीके से हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है कि फटाफट से किसी भी कंपाउंड को हीट दे दो और उसका ब्रेकडाउन करा दो। हीट से ब्रेकडाउन आराम से हो जाएगा। फेरस सल्फेट का ब्रेकडाउन होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ओके, यहाँ पे जनरली पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा, तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर। ठीक है, इसके बाद में देखो ये रही इसकी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं, देखो इसका कलर दिख रहा है आपको, कैसा कलर दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीन कलर। किसका कलर है ये ग्रीन, ये फेरस सल्फेट का कलर है, ग्रीन कलर। जब इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो धुएं की तरह ये गैस निकल रही, कौन सी गैस है ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ओके, इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना आप एकदम से बोर हो जाओगे और आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग प्रॉपर काम करे, बिल्कुल फोकस होके, पानी पीते रहो, साथ में कुछ खाते भी रहो, है ना। मजाक मस्ती में ज्यादा माइंड डाइवर्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो अच्छे से, ताकि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे। और क्वेश्चंस के आंसर आप चाहो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, जो ऑनलाइन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ दिया, व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। अभी मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया था, आपको तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये कलर कैसा दिख रहा है आपको, क्या ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है या लाइट ग्रीन। देखो, अगर ऑप्शन में बच्चों आपके सिर्फ ग्रीन कलर दिया है तो आप क्या टिक करोगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर ग्रीन होता है। लेकिन अगर वहां ऑप्शन में लाइट ग्रीन दिया है ना, तो लाइट ग्रीन ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है बेसिकली वो लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, बिफोर हीटिंग इसका कलर लाइट ग्रीन होता है, और हीट करने के बाद जैसे ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर। कैसा कलर होगा, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। ये याद रखना, कलर से क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के अपने जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम है या सीबीएसई एग्जाम है, नॉट फॉर ओनली सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में जहां भी एनसीईआरटी है आती है ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, इस चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एंड 101% आपके फुल मार्क्स आने वाले इस चैप्टर से। बस अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेल ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। स्मेल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कैसी आती है, तो बर्निंग करने पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है इसमें ना। इसके बाद देखो आपसे ये रिएक्शन पूछ भी सकते हैं कि बच्चों ये रिएक्शन लिख के दिखाओ, कैसी रिएक्शन होगी, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल की इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो इन सब तरीकों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा क्या होगा, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, और तीसरा हो जाएगा आपका सनलाइट की प्रेजेंस में होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, तब उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन को डिफाइन करोगे, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। मतलब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका देखो ये फेमस एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको हीट की प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दोनों में टूट जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये रिएक्शन लिखी है, ये आप देख लेंगे ऐसे, है ना। इसके बाद में अगली रिएक्शन देखो आप, ये है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट की ये रिएक्शन आपकी एक्टिविटी में दी हुई है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 2.3। क्या रिएक्शन है ये लेड नाइट्रेट वाली, देखो जरा। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे हम, डिकम्पोज करेंगे। PbNO3 को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज। PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो देखो सबसे पहले डिकम्पोज में लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, PbO में कन्वर्ट होगा, प्लस साथ में क्या बनेगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ में ऑक्सीजन, ये रिलीज हो जाएगा। यहां जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये कैसी गैस होती है, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की गैस होती है। क्या हो गया, NCBC RBSC सॉरी, पॉज नहीं है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बाकी अगेन हम फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, हाँ तो ये क्या दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन सा जो स्मोक, ये जो फ्यूम है इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है व्हाइट कलर का। इसको जब हम फ्लेम की सहायता से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्राउन कलर के धुएं के साथ उड़ जाएगी, और साथ में क्या होगा, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और इसके अलावा क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है ना ये। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट की प्रेजेंस में। सेकेंड हम एक्टिविटी देखेंगे, लेड नाइट्रेट के अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है। तो अभी आपने देखा कि फ्यूम्स जो होती है उसका धुआं होता है वो ब्राउन कलर का होता है ना। इसके बाद अगली रिएक्शन देखेंगे, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द थर्मल रिएक्शन। तो थर्मल रिएक्शन की कोई रिएक्शन अगर स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो वही रिएक्शन आप इक्वेशन लिखोगे, जैसे लेड नाइट्रेट की पूछी है या कैल्शियम कार्बोनेट की पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर दोगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन सेकेंड टाइप का डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या होगा, फोटो मीन्स सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस होती है। मीन्स सिंपल है, जो फोटो वर्ड है वो सनलाइट से रिलेटेड है, और जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो वहां पे क्या लिखा होगा, फोटो। अब चूंकि ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल से बड़ा वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड AgCl को देख लो, या सिल्वर ब्रोमाइड ले लो। सिल्वर के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जब हम एक विंडो खोल के सनलाइट के सामने रखते हैं तब क्या होता है, ये आपने एक डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में, ये वाला। जब हम विंडो के सामने एक चाइना डिश के अंदर क्या रख देंगे, सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन, या फिर सिल्वर क्लोराइड की जगह आप सिल्वर ब्रोमाइड का मिक्सचर भी ले सकते हैं। इसको जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या होगा, अलग हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे। और क्या बना देगा ये फाइनली, यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये बनाएगा आपका Ag। कलर आपको दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, AgBr, या फिर यहाँ पे जो हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, किसमें टूट जाएगा, Ag सिल्वर, और साथ में कौन सी गैस होगी, क्लोरीन गैस। क्लियर है आपका। इसके बाद में आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है? जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड्स मतलब कैथोड और एनोड, मतलब करंट देके हम क्या करेंगे? वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये देखो, ये दो इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड और कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पे कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब एनोड की तरफ नेगेटिव आयन मूव करेगा, पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव वाले की तरफ पॉजिटिव वाला। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलती है हमें, और कैथोड पे क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराओगे, ये डिटेल में आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ में दे दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। H2O का जब ब्रेक डाउन होगा तो H2 में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की जो सीरीज है वो सीरीज मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, सीरीज देख लेना आप एक बार। ये देखो, यहाँ पे क्या होगा? जैसे आयरन है, ये कॉपर की जगह आ गया, इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस। आयरन सल्फेट बना दिया। कैसे कलर का सोल्यूशन है? ब्लू कलर का। और आयरन सल्फेट किस कलर का सोल्यूशन होगा? ग्रीन कलर का सोल्यूशन। मतलब आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके इसने ब्लू कलर का किसमें चेंज कर दिया? ग्रीन कलर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल एक ही एटम डिस्प्लेस होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? दो एटम डिस्प्लेस। ये डिस्प्लेसमेंट की सीरीज है, इसकी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी अगर आपको याद है तो उसको याद कर लेना। जो भी पहले एटम लिखा है मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, और जो इसके बाद में नीचे आ रहा है वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव एटम होगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी की सीरीज है। हाईली रिएक्टिव जो एटम होगा वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे मैंने बता दिया आपको दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो में हीट रिलीज होती है, एंडो में हीट एब्सॉर्ब होती है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, एक तो देखो फोटोसिंथेसिस, आपको पता है उसमें क्या होता है? हीट को हम एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपके एक और एक्टिविटी दी है जिंक वाली, जिसमें आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ोगे कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? सॉल्ट बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो यहाँ कैसी दिखती है? बबल्स की फॉर्म में दिखती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कोनिकल फ्लास्क। ये डायग्राम वगैरह आप देख लेना। ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चन दिए हैं कि जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तब क्या बनता है? तो याद रखना हमेशा, मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकलती है। इसके बाद में ये क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप फॉलो कर लेना इसमें, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे जो दो आयंस है इनका एक्सचेंज हो जाता है। एक बार सोडियम के पास ये क्लोरीन पहुंचेगा, क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। और सल्फेट आयन का एक्सचेंज होगा, इस तरफ पहुंचेगा, ये क्या बना देगा? बैरियम सल्फेट। मतलब जब दो आयनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसे? डबल। दोनों आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों कंपाउंड में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसी रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है उसमें एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, जिसका कलर चेंज होता है। जैसे यहाँ बैरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, ये कलर पूछा जाता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, यहाँ देखो एक येलो प्रेसिपिटेट का क्वेश्चन बार बार आता है कि जो पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनता है उसका कलर कैसा होता है? तो इसमें याद रखना पोटेशियम आयोडाइड का कलर येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। इस तरीके से आपकी सारी रिएक्शंस ये कंप्लीट हो गई। इसमें आपकी लास्ट रिएक्शन बची है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब देखो सिंपल है, रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सिंपल, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे ये है कॉपर की रिएक्शन हमने किससे करा दी? ऑक्सीजन से। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की रिएक्शन किससे करें? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। जब भी हमेशा रिएक्शन में याद रखना ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर इसके अपोजिट देखें रिडक्शन, तो वहां पे देखो क्या होगा, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर। मतलब यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीजन है वो हट गया, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ रहे हैं? मतलब रिडक्शन की रिएक्शन में क्या है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है।
ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी लास्ट रिएक्शन थी, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके, और इसके बाद में जो भी एक्टिविटीज के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं इस पीडीएफ में सब दिए हैं, आप एक बार लिंक में फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसके। लास्ट टॉपिक इसमें है कोरोजन और रेसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन आपको पता है नॉर्मली मेटल्स क्या होते हैं, जैसे जंग लग जाती है तो आयरन क्या हो, खराब हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा सिल्वर खराब हो रहा है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लेयर आ जाती है। तो किसी भी मेटल का अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, मतलब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड मींस वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, वो मेटल को डैमेज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से मेटल का कोरोजन हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग। बारिश के दिनों में जब बाहर लोहे की चीज होती है जिसपे पेंट नहीं होता है, धीरे धीरे पानी और एयर के कांटेक्ट में आके वो क्या करेगा, उसको खोखला कर देता है, एकदम होलो कर देता है और डैमेज हो जाती है। तो रस्टिंग एग्जाम्पल है। सिल्वर में क्या होगा, अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, तो सिल्वर का भी क्या हो जाएगा, कोरोजन। आपने कॉपर के एटम्स वगैरह वो देखे होंगे, बर्तन वगैरह देखे होंगे घर पे, तांबे वगैरह के, वो ग्रीन होने लगते हैं धीरे धीरे, पानी के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा नमी में रहते हैं। तो वहां भी क्या होता है, उनका जो ग्रीन कलर वो बता रहा है कि ये मेटल भी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, कॉपर का कोरोजन हो रहा है। ठीक है, कोरोजन के बाद लास्ट ये कोरोजन की टेबल दी है। आयरन में कैसे होता है, कॉपर में कैसे होता है, देखो कॉपर में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। फेरिक ऑक्साइड मतलब लोहे का रंग कैसा हो जाता है, लाल या भूरा, रेडिश ब्राउन। और सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ये सिल्वर जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फाइड के साथ मिलके ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, रैंसिड का मतलब होता है सड़ा गला, मींस अगर फूड कैसा हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि रैंसिड हो गया। जैसे आपने देखा होगा घर में अचार हो, अचार में मम्मी मना करती है ना बार बार आपको हाथ डालने के लिए, क्यों मना करती है, गीला हाथ मत डाल, खराब हो जाएगा। सही कहते हो, क्योंकि अगर जो ऑयल है और उसमें जो फैट है, ऑयल और मतलब जो ऑयल है उसमें और जो सॉल्ट वगैरह है उसमें अगर हम गीला हाथ डाल देते हैं तो गीले हाथ से क्या होगा, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी, मतलब फूड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, खराब हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। तो सिंपल है, इसको प्रिवेंट करने के लिए गीले हाथ नहीं डालो, अच्छे से बर्तन को पैक करके रखो, तो ये क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो रैंसिडिटी आपको समझ आया, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आप भी आपको इस टॉपिक में आपको डाउट है और भी इससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता देना। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे इस पीडीएफ में आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एक बार ये वापस से आप देख लेना, मैंने इसके नीचे क्वेश्चंस भी दिए हैं बोर्ड वाले। ये सारे रिएक्शंस के जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सब पीडीएफ में मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, इसमें लिंक दी हुई है। ओके, और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट चैप्टर होता है। जो भी आपको डाउट है वो सारे डाउट्स आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।